बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया। आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सिंपलेस्ट लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ बात की गई है कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब हमने लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की थी तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ इज नॉट सिंपल, लिविंग वर्ल्ड जो भी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ की है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है कि जब लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि ऑर्गेनिजम्स को देखने में लगती है। It has a high degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of processes. ठीक है, इसका मतलब है कि इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से because of which living organisms are able to carry out chemical reactions ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है। जब लाइफ सिंपल नहीं है तो उसके अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी सिंपल नहीं है। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनैलिटी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग जो है वो आपकी बुक में लिखी गई है कि वो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है यही ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंशिएटेड from non-living things. Due to the complexity of the living organisms, the living organisms can easily be differentiated from non-living world. ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो पहले डिस्कस की गई है, उन्हीं को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। सबसे पहले जो बात की गई है वो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद है नंबर 2 में यहाँ पर बात की गई है रेगुलेटरी मैकेनिज्म कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है a living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ built-in सिस्टम होते हैं, built-in सिस्टम to maintain या to sustain. sustain का मतलब होता है बरकरार रखना, maintain करना, to maintain its structural and functional integrity. ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरी टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब की गई थी वो थी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Protoplasm is composed of living organisms are composed of living organisms are composed of highly structured substance which is known as protoplasm. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग वर्ल्ड है, उसके अंदर एक बड़ा लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हमने कहा कि दैट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस है which is known as protoplasm. अब इस प्रोटोप्लाज्म को समझिएगा कि जो एक एनिमल सेल है, एक एनिमल सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर हम देखें तो
हम कहते हैं कि एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म, और सेल के बिल्कुल सेंटर में हम कहते हैं कि ये दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं एक सेल के, एक में एनिमल सेल के। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में हम कहते हैं कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। अब हम प्रोटोप्लाज्म को अगर सिंपली कहें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म is equal to protoplasm, is equal to protoplasm। तो आप प्रोटोप्लाज्म जो कि यहाँ पर पीछे डिफाइन किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस, यानी कि हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। आप इस तरह से भी प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन, सेल को जिंदा रखने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से वो इंफॉर्मेशन जाती है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से सेल जो है वो जिंदा रह सकता है। तो ये था कुछ डेफिनेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म तक हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम जाएंगे स्मॉलर लेवल से हाईएस्ट लेवल या सिंपलेस्ट लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ। सिंपलेस्ट लेवल से मूव करेंगे हम कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा जो लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल, दैट इज सब एटॉमिक लेवल। तो देखिएगा सबसे पहले आता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल आप जानते हैं एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये है सब एटॉमिक लेवल। सबसे छोटा लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल का मतलब है पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, पार्टिकल्स दैट मेक अप an element, an atom, an atom। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से एक एटम जो है वो बनेगा। तो सबसे पहला जो लेवल मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया वो है सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने कहा कि एटम के अंदर फर्दर जो पार्टिकल्स होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम सिंपलेस्ट या लोएस्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। सब एटॉमिक लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज एटॉमिक लेवल, दैट इज एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल यहाँ पे जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें एटम आ जाता है। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, that retains the properties of that element। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का जिसके अंदर उस सारे एलिमेंट की खसूसियात जो है वो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लें हाइड्रोजन का एटम हो सकता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सब एटॉमिक लेवल के बाद जो सेकंड लेवल था वो था एटॉमिक लेवल। अब हम एटॉमिक लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, एटम्स के मिलने से जो फर्दर नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। और मॉलिक्यूलर लेवल में भी दो तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो के नाम से ही पता चल रहा है दे आर स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो लार्ज। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है, उन्हें हम कह देते हैं दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इनकी देख लें, माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इसमें आप कंसिडर करें। एग्जांपल आपके पास आ जाएगी ग्लूकोज, ग्लूकोज को रहने दें, इसमें आपके पास एग्जांपल आएगी शुगर्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 3 लेवल हम पढ़ चुके हैं, सबएटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल्स में भी हमने कहा कि एटम्स जो है उनमें डिफरेंट तरह से वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि इनके अंदर कुछ बॉन्ड बनेंगे, तो ये बॉन्ड या तो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, उस तरह उसके कॉम्बिनेशन से जो है ये हमारे पास एटम से मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज ऑर्गेनल। 4th लेवल इज ऑर्गेनल। ऑर्गेनल या ऑर्गेनाइज इसको पढ़ें आप। ऑर्गेनाइज क्या है? अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल that perform a particular function, that perform a particular or specific function, particular or specific function। ठीक है, कि ऑर्गेनल क्या है कि ऑर्गेनल सेल के अंदर कोई सब स्ट्रक्चर है जो कि अपना एक स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एनिमल सेल बनाया। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो हर ये ऑर्गेनेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल है। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, this one is endoplasmic reticulum, this one is ribosomes। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेल है और इन सब का सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन में है, फंक्शन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसका एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो हर ऑर्गेनेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो इसका काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। लाइसोसोम्स प्ले रोल इन डाइजेशन। ठीक है, तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चौथा लेवल जो हमने पढ़ा वो था ऑर्गेनल लेवल। ऑर्गेनल चूंकि हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर किसके अंदर है, विद इन अ सेल, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनल के बाद जो 5th लेवल आएगा, ऑर्गेनल के बाद 5th लेवल आएगा वो है सेल। और सेल आप सब जानते हैं दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लाइफ है, लाइफ के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है। फिर इसी में हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने कहा कि वो या तो एक सेल से मिलकर बना होगा, जैसे हमने बैक्टीरिया की बात की, और मल्टीसेलुलर जिनमें एक से ज्यादा 2 या 2
से ज़्यादा सेल्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वी आर मल्टीसेलुलर। सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज टिश्यू लेवल। सिक्स्थ लेवल इज अबाउट टिश्यू लेवल। What is tissue? A group of similar cells. A group of similar cells that perform a specific function. जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सा लेवल बन जाता है, तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। टिश्यूज के बाद हमारे पास आ जाता है सेवंथ लेवल इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल को हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं, अ स्ट्रक्चर organ level, sorry, a structure normally composed of several tissue types. A structure normally composed of several tissue types देखिएगा बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जो है हमारे पास ऑर्गन बना रही हैं। दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। देखिएगा टिश्यूज में अगर हम बात करें कि नर्वस टिश्यू एक टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो वो ब्रेन बना देंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, ब्रेन। और ब्रेन इज एन ऑर्गन, ब्रेन इज एन ऑर्गन। ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है एट्थ लेवल दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर अगर सेम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कह देते हैं कि वो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर मिलेंगे, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन है, जैसे फर्स्ट करें स्टमक है, लीवर है, ठीक है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इन सब का काम डाइजेशन में है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिल करके जो सिस्टम बनाएंगे दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जब सिमिलर ऑर्गन जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या देते हैं कि वो एक सिस्टम बना देते हैं एंड दैट सिस्टम इज वो उसी जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नेम रख देते हैं। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनका काम कंडक्शन में है तो हम क्या देते हैं कि दैट इज द नर्वस सिस्टम। और ये स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज वगैरह जो कि डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि दैट विल बी द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज इंडिविजुअल। लास्ट लेवल जो मैं इस लेक्चर में डिस्क्राइब करने जा रही हूँ दैट इज इंडिविजुअल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपने देखा कि एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होता, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसमें आप क्या लें, नर्वस सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं, 10 इंडिविजुअल लेवल। इसके बाद भी आगे लेवल आते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। जो भी लाइफ है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है उसकी फंक्शनैलिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। फिर मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने कहा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, तो सबसे छोटा जो लेवल था वो था सब एटॉमिक लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते थे। सब एटॉमिक लेवल के बाद आ गया था एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने कहा कि एटम को डिफाइन किया। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, जिसके पास उस एलिमेंट की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। एटॉमिक लेवल के बाद मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में भी हमने कहा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके अंदर आ गई ऑर्गेनेली। हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन होता है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो है सेल। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। सिमिलर सेल्स जब मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो बन जाता है टिश्यू। टिश्यूज के बाद जो टिश्यूज सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो बना देंगे ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन्स जब एसोसिएशन में काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो एक अगला लेवल आ जाता है, दैट इज इंडिविजुअल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, आपने इनको लाजमी पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम फर्दर जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो हम आपको प्रीवियस जो है लेवल्स का पता होगा, फिर ही आप कॉम्प्लेक्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।